हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इटली का यूनिफिकेशन यानी कि इटली का एकीकरण। तो पहले इटली छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था एंड आज हम देखेंगे कि किस तरह से वो सभी स्टेट्स आपस में मिलकर आज के मॉडर्न डे इटली को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने श्वेता ठाकुर के कमेंट करने पर बनाया है। उनका एग्ज़ाम है फ्रेंड्स इस पेपर का। तो इसी तरह अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो दोस्तों तो हमें कमेंट करें, हम उस पर फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली के एकीकरण में, उसके यूनिफिकेशन में मैजीनी, गरिबाल्डी और जो केवोर थे उनका क्या रोल था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है। सेकंड है कि नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण नहीं थी, है ना। इस यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण नहीं थी इटली एंड जर्मनी के यूनिफिकेशन में। इस पर आप क्या सोचते हैं, इस बात की आपको विवेचना करने को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे इंट्रोडक्शन में कि हमें पता है कि 1848 का जो विद्रोह हुआ था उसमें यूनिफिकेशन भी एक मांग थी, बट अनफॉर्चुनेटली 1848 का जो रिवॉल्यूशन था वो फेल हो जाता है एंड यूनिफिकेशन तो हो नहीं पाता। मिडिल क्लास जो थे वो बेसिकली दो चीज़ें लाना चाह रहे थे। पहला कि एक यूनिफाइड नेशनल स्टेट हो और दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाह रहे थे। 1850 से 1870 के बीच ये मिडिल क्लास का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड लिबरलिज्म यानी कि जो उदारवाद है वो एक आंधी की तरह बनकर आया और इटली के यूनिफिकेशन में मदद किया। अब हम देखेंगे कि क्या क्या मुश्किलें थी इटली के एकीकरण में, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ इटली एंड साउथ इटली का जो इकोनॉमी था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। सेकंड प्रॉब्लम थी कि जो वेनेटिया एंड जो लोम्बार्डी का जो एरिया था वो ऑस्ट्रिया के पास था और साथ ही जो परमा, टस्कैनी और जो मॉडर्ना का एरिया था दोस्तों, उधर भी ऑस्ट्रिया का ही दबदबा था। ये सारे जो जगह है दोस्तों, आप इसको मैंने मैप दिया हुआ है, आप उस मैप में देखना तो आप क्लियर हो गए कि वेनेटिया, लोम्बार्डी जो है ऑस्ट्रिया के पास, टस्कैनी, परमा, मॉडर्ना में भी ऑस्ट्रिया का ही दबदबा है। रोम में तो पोप का इन्फ्लुएंस था और अगर रोम को छेड़ा तो फ्रांस आ जाएगा लड़ने। और साथ ही इटली को कभी भी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन उसने नहीं देखा था हिस्ट्री में। उसके लिए ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। पर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी थे जो यूनिफिकेशन को प्रमोट भी कर रहे थे, जैसे कि जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना जागने लगी थी। सेकंड, हम देखते हैं कि इस इमोशन को हवा किसने दी, इस नेशनलिज्म को ऑब्वियसली न्यूज़पेपर वगैरह ने दी, ठीक है। और वो वो जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे वो लोगों को याद दिला रहे थे कि याद करो किस तरह से 1848 के रिवॉल्यूशन में हम फेल हो गए थे, है ना। हमें यूनिफिकेशन नहीं मिल पाया, हम फेल हो गए थे, होता ना, गड़े मुर्दे उखाड़ के उनको और याद दिला रहे थे। और ऑस्ट्रिया के प्रति उनका जो गुस्सा था और जो नफ़रत था उसको वो और भड़का रहे थे, उसे वो और हवा दे रहे थे। थर्ड, हम देखते हैं कि बहुत से राष्ट्रभक्त जो थे वो पोप और जो चर्च है उससे अलग होकर, है ना, मतलब उनसे अलग होकर वो रिसर्जेंस होना चाह रहे थे। मतलब पोप और चर्च के अंडर में वो एकीकरण वो नहीं चाह रहे थे। अब प्लानिंग तो हो रही है कि हम यूनिफाई करेंगे, हम सब स्टेट्स को मिलाएंगे, लेकिन कुछ मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग भी तो होनी चाहिए कि कैसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अब हम देखते हैं क्या क्या प्लानिंग हो रही थी यूनिफिकेशन के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सारे लोग अपना अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे थे, है ना। बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। जैसे कि जो रिपब्लिकन्स थे जिसमें कि मजीनी भी आते हैं, वो रिपब्लिक ऑफ इटली बनाना चाह रहे थे, है ना। वो इटली का एक गणतंत्र बनाना चाह रहे थे। अब वो रिपब्लिकन्स थे तो वो रिपब्लिक ही बनाने का सोचेंगे ना, तो ये अलग ही जा रहे हैं, ये रिपब्लिक बनाना चाहते हैं इटली का। फिर जियोबर्टी थे, उनके अंडर में जो ग्रुप था वो फेडरेशन बनाना चाह रहा है, यानी कि वो संघ के सपने देख रहा है। तो एक गणतंत्र बनाना चाह रहा है, दूसरा संघ बनाना चाह रहा है, और कुछ इटालियंस ऐसे थे जो कि चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे,
मतलब कि राजा तो हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो। और इस रूप में वो जो इमानुएल सेकंड थे पीडमोंट सार्डिनिया के, उसको वो देख रहे थे कि उनके अंडर में इटली का यूनिफिकेशन हो और वही राजा बन जाए। अब हम देखते हैं कि इटली जो था छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया। तो पहले देख लेते हैं इसका डिवीज़न कैसा था, तभी तो फिर हम इसके इन चीज़ों को अलग अलग जिसके जिसके अंडर में उनसे वॉर्स करके संधियाँ साइन करके वापस लेंगे। तो पहले हम देखते हैं नेपल्स, और जो सिसिली था वो फ्रांस के पास था, और रोम का भी एरिया एक तरह से कहें तो फ्रांस के ही पास था। लोम्बार्डी और जो वेनेटिया था वो ऑस्ट्रिया का पार्ट था। साथ ही जो परमा, टस्कैनी और जो मॉडना का एरिया था वो ऑस्ट्रिया के सगे संबंधियों के पास था। और रोम रोम में तो पोप का इन्फ्लुएंस था ना, तो इन शॉर्ट हम देखें तो मतलब फ्रांसी काइंड ऑफ, है ना। और जो पीडमोंट सार्डिनिया, सेवॉय और जो नाइस का एरिया था वो तीनों एक डायनेस्टी के अंडर था। उस डायनेस्टी का नाम था हाउस ऑफ सेवॉय। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हिस्ट्री के सारे नोट्स एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड बहुत सारे हमने प्रोवाइड भी करा रखे हैं। सो इससे बेटर चैनल आपको हिस्ट्री के लिए नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। सो आगे हम देखते हैं कि अब लीडर्स कौन कौन थे इस मूवमेंट में, है ना, इसको यूनिफाई करने में किसके नेतृत्व में चीज़ें हुई। तो पहला जो लीडरशिप हमको मिलता है किंग विक्टर इमानुएल सेकंड थे, जो कि पीडमोंट सार्डिनिया के राजा थे। वो अपनी शक्ति को फैलाकर सारे एरिया को अपने अंडर करके इटली का यूनिफिकेशन करने का सोच रहे थे। और बाद में उन्होंने फिर जो काउंट कैमिलियो डी कैवोर जो थे उनको वो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट करते हैं, जो कि एक बहुत ही सही डिसीज़न था। एंड काउंट डी कैवोर जो है दोस्तों वही मेन आर्किटेक्ट थे एक्चुअली में। वो इटली को एक करने के पीछे मतलब वही थे, उन्हीं का दिमाग था। पहले वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे और बाद में उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। एंड वो बहुत सारे लिबरल रिफॉर्म्स लाते हैं इटली में। रेलवेज़ बनवाते हैं जिससे कि बेटर ट्रांसपोर्ट हो, और जो टैरिफ रेट्स था दोस्तों जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है उसको भी उन्होंने कम कर दिया ताकि इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट हो। साथ ही जो क्लर्जी थे, जो पादरी वर्ग था, उनमें दोस्तों वो थोड़े ऊंचे मतलब हाई क्लास थे ना, तो इन्होंने ऐसे ऐसे लॉ लाए कि अब सारे लोग बराबर होंगे, क्लर्जी भी बाकी लोगों की तरह ही होंगे, उन पे भी वही कानून लागू होगा। एंड साथ ही चर्च की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स लगेगा। अब थर्ड हम देखते हैं जियोसेपी मज़ीनी। ये यंग इटली नाम की एक सोसाइटी फाउंड करते हैं, एंड ये बेसिकली जो युवा वर्ग था, यूथ था, उसको वो अवेयर करना चाह रहे थे। इनको यूथ की जो पावर्स थी दोस्तों उस पर बहुत ज़्यादा इनको यकीन था। एंड इनका मानना था कि जो पीडमोंट सार्डिनिया है ना, उसके एक्सपेंशन से कोई यूनिफिकेशन नहीं होने वाला, इटली के लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये मज़ीनी का मानना था। अब हम देखते हैं यहाँ पे टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं। पहला जो स्कूल है वो है फेडरलिस्ट। वो कहता है कि पोप की लीडरशिप में कन्फेडरेशन बनेगा, है ना, ये फेडरलिस्ट का मानना था। और जो दूसरा स्कूल है जो कि है रॉयलिस्ट, उसका मानना है कि हाउस ऑफ सेवॉय की लीडरशिप में यूनिफिकेशन होगा। हाउस ऑफ सेवॉय यानी दोस्तों एक्चुअली पीडमोंट सार्डिनिया के राजा की बात हो रही, सो उनके अंडर में होगा, क्योंकि ये जो डायनेस्टी है ये इनहेबिटेंट है ओरिजिनल इटली की ही। एंड साथ ही उसका जो राजा है विक्टर इमानुएल सेकंड, वो भी बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा उदार है, तो उसके अंडर ही यूनिफिकेशन होगा। फिर आते हैं गरिबाल्डी। तो जो गरिबाल्डी है वो मज़ीनी के बहुत बड़े सपोर्टर रहते हैं, और ये यंग इटली जो उनका सोसाइटी था उसको भी ज्वाइन करते हैं। एंड ये ऑलरेडी ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट ना अलग अलग वॉर्स में लड़ चुके हैं। सो हमें इससे पता चलता है कि उनको एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। एंड इनके फॉलोअर्स को दोस्तों क्या कहते हैं, रेड शर्ट्स। दोस्तों आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा टॉपिक। एंड आपके पास और भी कोई टॉपिक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो झट से हमें कमेंट करके बताएं, हम पूरी तरह से उस पर फास्ट से फास्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन वीडियोस पर, इन मटेरियल्स पे आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जियो के प्रोफेसर्स के द्वारा
चेक्ड है, ये मेरे खुद के असाइनमेंट है, तो आप आराम से इत्मीनान से इस पे रिलाई कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि यूनिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखा जो यूनिफिकेशन को प्रमोट भी कर रहे थे, फिर हमने देखा कि किस तरह से जो इटली या उस समय का वो किस तरह से छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, अलग अलग के अंदर। फिर हमने देखा कि लीडरशिप कौन कौन लीडर बनते हैं, मतलब जो इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, विक्टर इमैनुअल, मज़ीनी, गरिबाल्डी, कॉन्डे कैवोर, ये सारी चीज़ें देखी। अब हम फाइनली देखने वाले हैं दोस्तों कि कहानी क्या बनने वाली है, यूनिफिकेशन होने कैसे वाला है। अब आगे की चीज़ें दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल स्टोरी की तरह बताऊंगी ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में कि लैंग्वेज स्किप हो जाता है, हम बहुत बच्चे जो रटते हैं वो बीच में भूल जाते हैं। तो अगर हम इसको स्टोरी की तरह समझेंगे तो एक फ्लो रहेगा उसमें, और आप भूल भी जाओगे तो आप अपने लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो जो ज़्यादातर लोग थे वो चाह रहे थे कि पीडमोन सार्डिनिया जो है इस यूनिफिकेशन को लीड करे, एंड पीडमोन सार्डिनिया भी मन बना चुका था कि मैं लीड करूँगा, मैं ही यूनिफाई करूँगा। बट अड़चन कहाँ आ रही थी, ऑस्ट्रिया की वजह से, क्योंकि लोम्बार्डी एंड विनीतिया जो है दोस्तों, आप मैप में देखना, लोम्बार्डी और विनीतिया जो है वो तो तुम्हारा ऑस्ट्रिया के पास है, साथ ही जो पर्मा, टुस्काना और जो मॉडेना का एरिया था वो भी उन्हीं के पास था। तो वहाँ से ऑस्ट्रिया को हटाना कोई आसान काम नहीं था, एंड उसको हटाने के लिए जो कॉन्ट डी कैवोर थे वो दिमाग लगाते हैं कि क्या करूँ, कैसे हटाऊँ। तो वो सोचते हैं क्यों ना फ्रांस एंड ब्रिटेन को इम्प्रेस करके उनकी मैं असिस्टेंस पा लूँ, उनका मदद पा लूँ, फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा तो मैं ऑस्ट्रिया को हरा दूँगा। तब भी कॉन्ट डी कैवोर को चांस भी मिल जाता है लकली, क्योंकि उस समय क्रीमियन वॉर छिड़ा होता है एंड ब्रिटेन को फोर्स की ज़रूरत होती है सैनिक की। तब कैवोर ये ऑफ़र रखते हैं कि पीडमोन सार्डिनिया आपकी हेल्प करेगा, बट वॉर के बाद आपको ईस्टर्न यूरोप यानी इटली के साइड का जो एरिया था उधर आपको ना नए फ्रंटियर्स, नए बाउंड्री जो है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ब्रिटेन मान जाता है, लड़ाई होती है क्रिमियन वॉर और ब्रिटेन की जीत होती है। उसके बाद युद्ध विराम लगाने के लिए एक ट्रिटी साइन होती है हमेशा ही, तो पीस ऑफ पेरिस एक ट्रिटी साइन होती है जिसके कॉन्फ्रेंस में कॉन्ट डी कैवोर भी आते हैं, वो भी साइन करते हैं। और उस कॉन्फ्रेंस में जो कैवोर थे वो इटली के प्रॉब्लम को बाकी लोगों को बताते हैं। सो जो फ्रांस के राजा था नेपोलियन थर्ड, वो भी मान जाता है कि ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे क्या दोगे, मैं तो ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेतिया से भगाने में आपकी मदद करूँगा, पर मुझे क्या मिलेगा, है ना। एक्चुअली फ्रांस को सेवोय और नाइस चाहिए था, ये दोनों जगह चाहिए थी, एंड ऑलरेडी नेपल्स में तो ऑलरेडी फ्रांस का ही कब्जा था, तो उसको क्या चाहिए था, सेवोय और नाइस चाहिए था फ्रांस को। दोस्तों आप मैप देखते रहना, ठीक है। फिर जब वॉर होता है ऑस्ट्रिया और पीडमोन सार्डिनिया के बीच, तो अकॉर्डिंग टू अपने प्रॉमिस, अकॉर्डिंग टू जो प्रॉमिस कर रखा था फ्रांस ने, वो पीडमोन सार्डिनिया का मदद करने आता है नेपोलियन थर्ड, ठीक है। लेकिन जो नेपोलियन थर्ड था दोस्तों बहुत ही चालू दिमाग था, है ना, वो डबल क्रॉस करने के फिराक में था। उसने साइड से ना ऑस्ट्रिया के साथ भी एक सीक्रेट ट्रिटी साइन कर रखी थी जिसे कि विला फ्रांका कहते हैं, ठीक है। इस संधि के अकॉर्डिंग वो मतलब वेनेतिया से उन्हें नहीं निकालेगा ऑस्ट्रिया को, उसमें वो हेल्प नहीं करेगा पीडमोन सार्डिनिया की। सो लोम्बार्डी तो फ्रांस की हेल्प से पीडमोन सार्डिनिया जीत लेता है, लोम्बार्डी तो मिल जाता है, पर वेनेतिया में फ्रांस अपना हाथ खींच लेता है, क्योंकि विला फ्रांका की संधि कर रखी थी भाई उसने साइड से, वो क्यों हेल्प करेगा, है ना, उसने ऑलरेडी ट्रिटी साइन कर रखी है। बट ये बात उस समय तो कॉन्ट डी कैवोर को पता नहीं थी, लेकिन जब ये बात बाद में पता चलती है कैवोर को तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और वो पीएम के पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। पर तब तक इटली की जो जनता थी वो भी कमर कस चुकी थी कि ठीक है, आपने इतना कर दिया, अब हम भी कुछ करेंगे, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। तो वो पर्मा, मॉडेना और जो टुस्कैनी का जो एरिया था दोस्तों, वहाँ से ऑस्ट्रिया को खदेड़ देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं वहाँ की जनता खुद ही, एंड पीडमोन सार्डिनिया का हिस्सा बन जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पीडमोन सार्डिनिया को क्या क्या मिल चुका है, लोम्बार्डी मिल चुका है, पर्मा मिल चुका है, मॉडेना मिल चुका है और टुस्कैनी मिल चुका है।
बाकी क्या क्या रह जाता है? बाकी रहता है वेनेतिया, सिसिली, पालरेमो एंड रोम। तो अब पहुंचते हैं गैरिबाल्डी। वो एक रोल प्ले करते हैं सिसिली को लिबरेट करने में। तो गैरिबाल्डी और उनकी जो टीम थी, जिसको कि रेड शर्ट्स कहते हैं, वो सब मिलके सिसिली को आज़ाद करा देते हैं। और पालरेमो से भी जो नेपोलियन की आर्मी है उसको भी वो वहाँ से भगा देते हैं। तो गैरिबाल्डी एकदम पूरे मस्त फॉर्म में चल रहे हैं, सिसिली को भी जीत लिया, पालरेमो को भी जीत लिया, और अब उनकी जो रेड शर्ट टीम थी वो आगे बढ़ने लगती है रोम की तरफ। बट अगर इस समय रोम को छेड़ा गया तो फ्रांस से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि फ्रांस क्या था, कैथोलिक था, वो बहुत मानता था। तो उनसे छेड़ा तो फ्रांस आ जाएगा। तो इस समय प्रश्न मतलब जो ये है पिडमोंट सार्डिनिया, उसकी ये हालत नहीं थी कि वो फ्रांस से मतलब अभी ही लड़ पाए। तो केवोर जो है वो गरिबाल्डी को बोलते, भाई तू रुक जा, आगे मत बढ़, तूने बहुत जीत लिया, अब रुक जा, क्योंकि हम फ्रांस को अभी टॉलरेट नहीं कर सकते, हम उन्हें अभी नहीं हरा सकते। तो इस तरह से और 2 एरिया मिल गया, सिसिली और पालरेमो भी मिल गया। अब क्या क्या बच रहा है? अब बच रहा है वेनेतिया और रोम। बस ये 2 चाहिए था अब इटली को अपने यूनिफिकेशन को पूरा करने के लिए। वैसे फ्रेंड्स, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन इन टॉपिक से कैसे बनते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको बिल्कुल ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक आंसर, एंड साथ ही साथ आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब तक क्या होता है, इटली को क्या चाहिए, वेनेतिया और रोम चाहिए, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली जो कैवोर है उनकी 1861 में डेथ हो जाती है, पर यूनिफिकेशन का सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। किंग विक्टर इंतज़ार करते हैं एक अच्छे मौके की, और वो उन्हें मिलता है प्रशा और ऑस्ट्रिया की लड़ाई में, जो कि 1866 में होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिडमोंट सार्डिनिया प्रशिया से मिल जाता है, ठीक है। और उनसे ये वो इस कंडीशन पे मिलता है कि जीतने के बाद जो वेनेतिया का जो एरिया है वो आप इटली को दे दोगे, और ऐसा ही होता है। प्रशिया जीत जाता है और इटली को वेनेतिया भी मिल जाता है। तो अब इटली को क्या चाहिए, बस चाहिए रोम, और कहानी ख़त्म। ये मौका भी मिलता है बस 4 साल के बाद। 1870 में प्रशा का फ्रांस से लड़ाई होता है, और उस समय नेपोलियन थर्ड पूरा क्या बोले कंपेल हो जाता है, पूरा विवश हो जाता है अपनी सेना हटाने से, है ना। कि उसको मतलब इतना विवश हो जाता है कि उसको अपनी सेना रोम से हटा करके उसके बाद उसको वो वॉर में भेजता है उन सेना को। तभी किंग विक्टर मौके का फ़ायदा उठाते हैं और रोम को भी सीज कर लेते हैं। और रोम की जो जनता थी वो भी चाह रही थी कि हम इटली के यूनिफिकेशन को ज्वाइन करें। तो मतलब नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई यहाँ पे दोस्तों। तो पिडमोंट सार्डिनिया क्या करेगा, बोलेगा हाँ भाई आ जाओ रोम, मिल जाओ हमारे में, और लो इसी खुशी में हमने आपको इटली का कैपिटल भी घोषित कर दिया। तो इसके साथ ही रोम को इटली का कैपिटल घोषित कर दिया जाता है, और सभी की सहमति के साथ ये जो यूनिफाइड इटली थी उसका राजा विक्टर इमैनुअल को बनाया जाता है। विक्टर इमैनुअल राजा बन जाते हैं यहाँ पे। यार आप लोग कहानी सुनते सुनते सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि हम जर्मनी का यूनिफिकेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन के रिफॉर्म्स, 1848 का रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एटसेट्रा सब पर वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, एंड कुछ वीडियो के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, एंड बेल आइकन को तो मस्ट ही आप प्रेस करो। अब हम शॉर्ट में कंक्लूज़न देख लेते हैं। कंक्लूज़न ये रहा कि इटली का यूनिफिकेशन एक्चुअली में नेशनलिज्म की वजह से नहीं आया, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है नेशनलिज्म, ठीक है। ना ही मज़ीनी और गरिबाल्डी ने अकेले यूनिफिकेशन करा, अकेले नहीं हो पाता, सबने मिलकर करा, है ना। लेकिन जो सबसे मेन कदम उठाया था वो था पिडमोंट सार्डिनिया का, क्योंकि उनकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसने ही इटली को पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से एक उदारवाद के साथ, लिबरल वो के साथ पिडमोंट सार्डिनिया के मोनार्क के अंदर, है ना, मोनार्क के अंदर यूनिफाई किया। राजा तो अभी भी है ना यूनिफाइड इटली के, तो इसलिए मोनार्क के अंदर यूनिफाई किया। ये था कंक्लूज़न। फ्रेंड्स, अगर श्वेता की तरह
अगर आपको भी किसी टॉपिक पर आंसर्स चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। एंड साथ ही आपको इस चैनल पर इंडिया, चाइना एंड जापान, अमेरिका, मॉडर्न वेस्ट, मॉडर्न यूरोप, हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट्स के दोस्तों मैटर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आई एम श्योर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मैटर एंड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।